हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था मानव में जनन और उसमें हमने कल वर्षण की आंतरिक संरचना की बात की थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के ऊपर रहेगा। देन उसके बाद में वासा फ्रेंसिया डिफरेंसिया वगैरह को हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो देखो, हमने कल इस टॉपिक को क्लियर कर लिया था, वर्षण की आंतरिक संरचना कैसी होती है। भाई इसमें दो आवरण पाए जाते हैं। अगर आप वर्षण की आंतरिक संरचना देखते हो तो आपके पास यहाँ पर दो आवरण देखने के लिए मिलते हैं। यानी इसका जो आवरण होता है दो लेयर से मिलकर बना होता है। एक तो होती है ट्यूनिका वेजाइनेलिस और एक होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जिसमें वेजाइनेलिस जो होती है वो पूरे वर्षण को कवर नहीं करती, पश्च सतह पे छोड़ के रखती है। और एल्ब्यूजीनिया होती है वो लगभग पूरे वर्षण को कवर करके चलती है। और एल्ब्यूजीनिया ही आगे धस कर छोटे छोटे वर्षण पालियां बनाती हैं। ये सारी डिटेल हमने कल डिस्कस कर ली थी। तो आज अगर हम देखें तो अब हम ये बात करेंगे कि जो वर्षण से निकलने वाली जो अपवाही नलिकाएं हैं, अपवाही नलिकाएं, जैसे आप स्ट्रक्चरली अगर आप देखें तो जैसे मान लो ये अपवाही नलिकाएं यहाँ से निकल के ऊपर जा रही हैं, तो यहाँ पर ये एक नई स्ट्रक्चर में खुलती हैं। इस नई स्ट्रक्चर को आप अधिवर्षण कहते हो। अधिवर्षण कुछ नहीं, वो भी यही तो है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं वही तो आगे जा रही हैं, वो कुंडली तो हो गई। अब जो अधिवर्षण है वो वर्षण में एक कैप लाइक संरचना के समान, टोपीनुमा संरचना के समान होता है। आप कह सकते हो कोमा लाइक होता है, ये कोमा लाइक होता है, जैसे कोमा लगती है ना वैसे लगता है। ठीक है, कैप लाइक बोल सकते हो आप। इसके तीन भाग होते हैं, ये हेड, ये मिड और ये टेल। 6 मीटर लंबा होता है भाई, 6 मीटर लंबी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स इसमें पड़ी रहती हैं। 6 मीटर बहुत होता है, इसलिए सुपर कॉइलिंग होती है इसकी, बहुत ज्यादा लपेटे खाए हुए होता है। इतनी सी जगह में 6 मीटर को आप सेट कर रहे हो तो आप देख लो कितनी ज्यादा कॉइलिंग करोगे। सुपर कॉइलिंग होती है इसमें। ठीक है, तो ये अधिवर्षण का काम होता है। अब अधिवर्षण का जो मेन फंक्शन है वो आपको याद रखना है। अधिवर्षण का मेन फंक्शन जो है वो ये है कि अस्थायी संग्रह करता है। किसका? शुक्राणु का अस्थायी संग्रह करता है। शुक्राणु का अस्थायी संग्रह करता है। अस्थायी संग्रह का मतलब कुछ देर के लिए उनको रोकता है, उनको मैचुरेट करता है और उनमें आगे जाने के लिए पावर देता है। इनका परिपक्वन भी करता है ताकि वो आगे आसानी से चला जाए। क्योंकि शुक्राणु का जो मार्ग होता है वो बहुत बड़ा होता है। यानी उसको सेमिनिफेरस ट्यूबल से निकलकर और फिर मादा के जनन पथ में जाकर और फिर वहां से फेलोपियन ट्यूब तक जाना पड़ता है। तो बहुत बड़ा मार्ग तय करना पड़ता है। तो इसको जगह जगह पे न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट अगर जगह जगह मिलते गए तो स्पर्म मरेंगे नहीं, आगे तक चले जाएंगे। कॉमन सी ये बात हो गई। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई मेरे को यहाँ से चलना है और बहुत लंबा रास्ता तय करना है, जयपुर जाना है, मुंबई जाना है, तो हो सकता है कोई होटल में बीच बीच में मैं खाना खा लूँ या लंच बॉक्स साथ में लेके जाऊं, तो उसको भी एक बड़ा मार्ग तय करना पड़ता है। तो इस बड़ी लंबी यात्रा में उसको जगह जगह पे स्टे भी करना पड़ता है अपनी एनर्जी बचाने के लिए। एनर्जी बचाने के लिए ऐसे, जैसे आपको मैं ऐसे बोलूँ कि जाओ बच्चों दौड़ लगाओ आप, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे आपको खड़ा करके दौड़ने के लिए भेजो तो आप कितना दौड़ सकते हो? भाई मेरे ख्याल से 5-7 मिनट में आप थक जाओगे, हल्की दौड़ भी करोगे तो। बहुत होता है 5-7 मिनट, क्योंकि आप कर नहीं रहे पहली बात तो काफ़ी टाइम से। और जो रोज़ प्रैक्टिस में है वो 20 मिनट तक कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं आपको 5-8 मिनट थकने के बाद कहूँ कि आप और दौड़ो तो आपसे नहीं दौड़ा जाएगा, नहीं दौड़ा जाएगा ना। लेकिन मैं आपको ऐसे कहूँ कि बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ, अब तकरीबन 10 मिनट बैठ जाओ आप, फिर वापस भागो, तो आप वापस भाग लोगे। तो अगर मैं आपसे स्टे करवा लूँ जगह जगह तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? संरक्षित हो जाएगी। ऐसा ही शुक्राणु कर रहा है। ठीक है,
तो अधिवर्षण का काम आप जरूर याद रखोगे, शुक्राणु का है स्थायी संग्रह करना, टेम्परेरी। स्थायी नहीं करता है क्योंकि आगे तो भेजना ही होता है, इसलिए स्थायी नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये फिर शुक्र वाहिनी में जाके मिल जाता है। किस में मिल जाता है? ये शुक्र वाहिनी है, तो अधिवर्षण किस में आके खुल जाता है? शुक्र वाहिनी में खुल जाता है। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई शुक्र वाहिनी के ऊपर थोड़ी सी बात कर ले कि सर शुक्र वाहिनी क्या है। देखो, पुरुषों में एक जोड़ी शुक्र वाहिनियां पाई जाती हैं। ये एक जोड़ी होती, वन पेयर होती, एक इधर होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। शुक्र वाहिनी जो होती है वो अधिवर्षण से निकलकर और उदर गुहा में प्रवेश कर जाती है। उदर गुहा में प्रवेश करने के बाद ये जो यूरेटर होती है ना, यूरेटर, यूरेटर का मतलब क्या हुआ? मूत्र वाहिनी। देखो, शुक्र वाहिनी तो शुक्राणु को ले जाने वाली शुक्र वाहिनी। अब बच्चे हम शुक्र वाहिनी कर दें तो गलत हो गया ना, यहाँ तो शुक्राणु का कोई काम ही नहीं है। तो ये मूत्र वाहिनी है। तो हमारे शरीर में मूत्र वाहिनी कितनी होती है? पुरुषों में और महिलाओं में सेम ही होती है। पुरुषों और महिलाओं में मूत्र वाहिनी तो सेम ही होगी ना। संख्या में कितनी होगी? एक जोड़ी। ठीक है, यहां से आगे चलती है और जाके ये जैसे मूत्र वाहिनी है, ये मूत्र वाहिनी है, उस पे आगे से हुक करती है, ऐसे आगे से कुंडलन करती है। कौन? शुक्र वाहिनी मूत्र वाहिनी पर आगे से हुक मारती है। ध्यान रखिए, ये जो कंडीशन है वो बैक साइड की है। अगर मैं इस चित्र को ऐसे कर दूं तो ये आगे से आता हुआ ही तो दिखेगा, पीछे से आता तो वो थोड़ी दिखेगा। ये किधर से दिखेगा? आगे से दिखेगा। तो ये बैक साइड की कंडीशन है। ठीक है, तो आगे से हुक करती है। किधर से करती है? आगे से। और हुक करने के बाद नीचे आ जाती है। ये आ गई, नीचे आ गई। ये मैंने समझा दिया था कि आपको कि भाई यहाँ पे ये किस में मिल जाती है? शुक्राशय की छोटी वाहिनी में। तो यहां तक आपने बात समझ ली। अब आप इसकी एस्ट्रोलॉजी में और देखें तो इसके अंदर जो है, अंदर जो है सीलिया होते हैं, छोटे छोटे पक्षमाभ होते हैं। जो पक्षमाभ है उसमें तरंगीय गति करवाते हैं। कौन सी गति? ताकि शुक्राणु जो है आगे की तरफ मूवमेंट करने लग जाए। कभी कभार अब तो नहीं है, लेकिन पीछे के जो पेपर साहब अगर आज से 5-7 साल पहले के पेपर उठाकर देखो तो उनमें ऐसे प्रश्न दिए हुए होते हैं कि अगर पुरुषों में शुक्र वाहिनी को काट कर रबर की ट्यूब लगा दी जाए तो क्या होगा? इंसान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो ऐसा नहीं वो मर जाएगा, लेकिन शुक्राणु आगे नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि रबर की ट्यूब में किसी प्रकार के कोई पक्षमाभ नहीं होते हैं, ये खुद की गति भी तो करवाती है इससे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। देन उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपके पास शुक्राशय ग्लैंड आती है। सबसे पहले कौन सी ग्लैंड आती है? शुक्राशय। तो थोड़ी सी आप शुक्राशय की बात सीखेंगे। शुक्राशय, इसको इंग्लिश में आप सेमिनल वेसिकल कहते हो। एक मिनट, देखो हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, इससे पहले हमारा एक टॉपिक लेफ्ट रह गया। हमें यहाँ पर ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं इनकी औतिकी पढ़नी पड़ेगी। एक टॉपिक बैक साइड का है, तो पहले हम वापस उसी पे आते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो शुक्र जनन नलिका की औतिकी, देखो एक चेम्बर है जिसको आप क्या कह रहे हो?
एक वर्षणपाली में 2 से 3 क्या होती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं। एक वर्षणपाली में कितनी होती है? अब मान लो आपको वर्षण की ऐसी स्ट्रक्चर दिखा रखी है, इधर से साइड से, अगर सामने से करें और कट लगा दें तो वो जो ट्यूब है वो आपको ऐसे दिखेंगी सामने से, मतलब ऐसे दिख रही थी। आप चित्र में क्या देख रहे हो? साइड से कि भाई 3 जा रही है। अगर मैं इनको ऐसे करके काट दूं तो सामने से ऐसे दिखेंगी। समझ में आ गई बात? तो जो सामने से दिख रही है ना, उन्हीं की हिस्टोलॉजी बनाते हैं। तो मान लो एक कटा हुआ सिरा ये है, एक और बना दिया आपने, एक और बना दिया ऐसे। चलिए, अब ये जो है शुक्र जनन नलिका जो है वो ब्लाइंड ट्यूब होती है। मतलब एक तरफ से खुली रहती है, एक तरफ से बंद रहती है। जहां ये शुरू होती है ना वहां से बंद रहती है, फिर पीछे से खुली रहती है, दोनों तरफ से खुली नहीं रहती है। ब्लाइंड ट्यूब होती है। कैसी होती है? अब ये कट सेक्शन दिखाया मैंने वर्षणपाली का। वर्षणपाली तो जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं उनके अंदर की स्ट्रक्चर देखें तो अंदर उनके एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को आप जनन उपकला कहोगे। क्या कहोगे? याद रखिए, जनन उपकला जो है वो फीमेल पार्ट में भी मिलेगा आपको, मेल मेल पार्ट में मिलेगा। भाई जनन तो दोनों के अंदर ही होगी, युग्मक तो दोनों में बन रहे हैं, तो जनन उपकला तो दोनों में हो जाएगी। इसको आप जनन उपकला कहोगे, ठीक है। या फिर आप इसको, हाँ जनन उपकला ही होता है इसका नाम। तो इसको आप जनन उपकला कहोगे, जर्मिनल एपिथीलियम। क्या कहोगे? इस जर्मिनल एपिथीलियम के पास दो प्रकार की सेल होती है। एक तो होती है घनाकार और एक होती है स्तंभाकार। एक दो लंबी लंबी और एक छोटी छोटी। जो घनाकार सेल होती हैं और जो स्तंभाकार सेल होती हैं उनका अलग अलग नाम होता है। जो घनाकार सेल होती हैं उनको आप कहते हो शुक्राणु जनन कोशिका। क्या कहते हो? इसका इंग्लिश में भी नाम याद रखो। इसको इंग्लिश में स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? और इसका एक दूसरा नाम और है जिसमें इसको कहा जाता है जर्म सेल। जर्म सेल क्या कहेंगे? जो स्तंभाकार कोशिकाएं होती है लंबी लंबी, उनका नाम होता है सर्टोली कोशिका। कौन सी? सर्टोली कोशिका को आप मदर सेल भी कह सकते हो, या फिर इसको नर्स सेल भी कह सकते हो। बात समझ में आई? हमें शुक्र जनन नलिकाओं की ओतिकी पढ़ रहे हैं। शुक्र जनन नलिकाओं की ओतिकी में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कट सेक्शन लेते हैं। कट सेक्शन में जो अंदर का जो लेयर होती है किसी भी शुक्र जनन नलिका के अंदर, उसको जनन उपकला कहते हैं। जनन उपकला में दो प्रकार की सेल होती हैं। एक सेल जो होती हैं वो लंबी होती हैं और एक सेल जो होती हैं वो स्मॉल स्मॉल होती हैं। तो आपने बनाया कि भाई एक तो लंबी वाली सेल, लंबी वाली सेल, छोटी वाली सेल, लंबी वाली सेल, छोटी वाली सेल, ऐसे ऐसे रहता। क्लियर? ये जो है इसको आप ल्यूमेन कहते हो। ल्यूमेन
क्या कहते हो, ल्यूमेन। क्लियर। ये जो बड़ी वाली सेल है केंद्रक सब में होंगे। जो बड़ी वाली सेल है उनको आप क्या कह रहे हो, सरटोली सेल, और छोटी वाली उनको क्या कह रहे हो आप, शुक्राणु जनन। क्लियर। अब होता क्या है, आपने एक वर्षणपाली ली, उसको कट सेक्शन देखा तो वर्षणपाली में 3 आपको दिखती हैं, 2 या 3, तो और जगह भी तो पड़ी है वर्षणपाली में, तो ये जो खाली जगह पड़ी है ना, ये ऐसे, इसको आप कहते हो अंतराली भाग। इन अंतराली भागों में विशेष प्रकार की सेल और पड़ी रहती हैं। इनको लेडिक सेल कहते हैं। कौन सी सेल, लेडिक, या फिर अंतराली कोशिका भी कह सकते हो। क्लियर। इनके पास एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, विशेष प्रकार का हार्मोन होता है। ये जो हार्मोन होता है उसको आप कहते हो, चाहे इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में, एंड्रोजन ही बोला जाता है, जिसका दूसरा नाम है टेस्टेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन, ये सेल बनाती है। मान लो ये हार्मोन बना रही है, कलर वही आ जाता है वापस। ये हार्मोन बनाने के बाद विसरण की प्रक्रिया के जरिए ये हार्मोन इस ल्यूमेन में चला जाता है। कौन सी प्रक्रिया, विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, निष्क्रिय परिवहन। सक्रिय में तो ताकत लगानी पड़ती है, यहां ताकत खर्च नहीं की जाती, चीजें कम से ज्यादा की तरफ अपने आप ही चली जाती हैं। निष्क्रिय परिवहन, जैसे इसके पास चला जाता है तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो इसको पकड़ लेती है, और स्पर्मेटोगोनिया इनको लेकर, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये इनको लेकर एक प्रोसेस स्टार्ट करती है। ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये इनको ले लेती हैं, और लेने के बाद शुक्र जनन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देती है। किसकी, शुक्र जनन की प्रक्रिया ऐसे प्रारंभ होती है, देखो ये है आपकी जनन उपकला, इसकी सारी सेल 2n होती हैं, ध्यान रखिए जनन उपकला की सारी सेल 2l होती है। इसमें सबसे पहले माइटोसिस होता है, और माइटोसिस से जो पहले बनता है उसको आप स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। देन उसके बाद में मियोसिस होता है, मियोसिस से जो बनता है उसको आप कहते हो शुक्राणु पूर्वी, और लास्ट में शुक्राणु पूर्वी से बनता है शुक्राणु। यानी आप बता रहे हो कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो किसका यूज कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, और क्या बना रहा है, शुक्राणु। अब शुक्राणु बनते ही, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए। अब शुक्राणु बनते इनको खाना चाहिए, अब खाना देने का काम कौन करेगा, सर्टोली सेल। तो ये क्या करेंगे, सर्टोली सेल में, जैसे ये सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल में आकर अपना हेड पार्ट दसा लेंगे, पूंछ को बाहर रखेंगे। तो यहाँ आप बहुत सारे शुक्राणु दिखाओगे, कुछ शुक्राणु इनमें एम्बेडेड दिखाओगे। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल, तो आप बताओगे शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, सबसे पहला काम। इसके अलावा ये जो शुक्राणु पूर्वी है इसे शुक्राणु बनाने में भी मदद करता है। क्लियर।
तो यहां अगर आप देखो तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखा रखी है, अब ये आपके समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। इसमें देखो सर्टोली सेल दिखा रखी है, दिख रही है ना, कहीं कहीं स्पर्मेटिड्स भी बन रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये जस्ट स्पर्मेट, देखो ये ऐसे होता है, ये बहुत अच्छे से बता रहा है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जैसे ही बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो बनते हैं वो बनते हैं किससे, किसके द्वारा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, यहाँ पे मियोसिस होता है फर्स्ट, और इससे फिर स्पर्मेटिड्स बनता है तो सेकंड, और स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं, तो इस प्रक्रिया को आप कहते हो शुक्र कायांतरण। क्या कहते हो, शुक्र कायांतरण, ठीक है। लेडिक सेल जो होती हैं वो बाहर पड़ी हुई हैं, देख लो आप, और ये जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन तो आपकी नहीं है, लेडिक सेल जो है ये बाहर पड़ी हुई हैं, ये यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन भेजती हैं, शुक्राणु है और शुक्राणु अंदर परिपक्व हो रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से शुक्र जनन नलिका की ओतिकी समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद में अगर आपका कोई टॉपिक रहता है देन उसके बाद में हम और डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक के ऊपर। इसी के बाद अगर हम आगे आते हैं, थोड़ा सा और देखेंगे इसको। जैसे हमारा टॉपिक चल रहा था, हाँ, हम बात कर रहे हैं शुक्राशय की। किसकी बात कर रहे हैं भाई, शुक्राशय तक पहुंच गए थे ना, शुक्राशय तक पहुंच गए थे, लेकिन बीच में मैंने बोला कि हमने एक टॉपिक छोड़ दिया। कौन सा छोड़ दिया था, शुक्र जनन नलिका की ओतिकी। तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको, क्लियर, कि भाई दो प्रकार की सेल होती हैं, कौन कौन सी, सर्टोली सेल और शुक्राणु जनन कोशिका। शुक्राणु जनन कोशिका नाम से पता लग रहा है शुक्राणु बनाएंगी, और सर्टोली सेल जो होती हैं वो पोषण प्रदान करेंगी, ठीक है। पुरुषों में एक जोड़ी शुक्राशय पाए जाते। शुक्राशय की लोकेशन अगर आप देखोगे, शुक्राशय की लोकेशन अगर आप देखते हो तो आगे की तरफ, आगे इसमें मूत्राशय होता है, और पीछे जो होता है वो मलाशय होता है, और बीच में जो है वो शुक्राशय होता है। इसीलिए मैंने बताया था ना वो चित्र उल्टा लगा रखा है, देखो। अब आप इसको बोलो नहीं सर सामने से, तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो तो पीछे चला गया, तो किसी पुरुष के अंदर यूरिनरी ब्लैडर बैक साइड में थोड़ी होता है। यूरिनरी ब्लैडर पुरुष हो चाहे महिला हो, यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय जो है वो पीछे थोड़ी हो सकता है, कहाँ होगा, आगे होगा। अगर आगे होगा, अच्छा मलाशय आगे है, मलाशय आगे कैसे हो सकता है यार, कॉमन सी बात, जिसमें मल इकट्ठा होता है वो आगे कैसे हो सकता है, वो बैक साइड में रहता है। तो ये उल्टा चित्र है, ऐसे पीछे की तरफ दिखा रखा। क्लियर, इतनी बात हो गई। अब ये जो शुक्राशय है, शुक्राशय से एक तरल निकलता है जिसका नाम है शुक्राशय तरल। ये हल्का क्षारीय होता है भाई, हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, इसे जो तरल निकलता है कलर में दूधिया रंग का होता है, हल्का क्षारीय होता है और कलर में दूधिया रंग का होता है।
क्लियर। और ये जो तरल है, देखो शुक्राणु अकेला जीवित नहीं रह सकता ज्यादा देर तक, इसलिए उसके पास कुछ ऐसा डालना पड़ेगा ताकि वो उसमें जीवित रह जाए, उसको पोषण मिल जाए। तो ये जो तरल है वो इसमें डाल दिया जाता है शुक्राशय से, और ये वीर्य का 70% पार्ट बनाता है। कितना? और इसमें मुख्य रूप से जो होता है वो फ्रक्टोज होता है, जो ऊर्जा प्रदान करता है शुक्राणुओं को। इसके अलावा इसमें प्रोस्टाग्लैंडिस भी होता है। अच्छा, फ्रक्टोज तो ऊर्जा दे देता है, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन्स यहाँ काम नहीं आता है। जैसे ही वीर्य मादा के जननपथ में जाता है, तो जैसे ही मादा के योनि मार्ग से आगे की तरफ वीर्य जाएगा, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है वो वहां पर गर्भाशय में कॉन्ट्रक्शन करवा देता है, ऐसे संकुचन, ताकि जितना भी सीमन है वो ऊपर की तरफ खिंच जाए। ये नेचुरल प्रोसेस होती है। तो इन दोनों का अलग अलग काम होता है, ठीक है। देन उसके बाद में अगर हम आगे आते हैं, तो यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये एक ही होती है और बड़ी ग्रंथि होती है। इससे जो द्रव स्रावित होता है उसको प्रोस्टेटिक तरल कहते हैं। ये वीर्य का 30% भाग बनाती है, और इसमें मुख्य रूप से फाइब्रिनोलाइसिन होता है, फाइब्रिनोलाइसिन। इसके अलावा सिट्रिक एसिड भी होता है। फाइब्रिनोलाइसिन जो होता है ना, वो वही काम करता है जैसे मैंने आपको बताया कि आप दौड़ रहे हो और मैं थोड़ी देर आपको बिठा लूं तो आपकी एनर्जी बच जाएगी। फाइब्रिनोलाइसिन कुछ टाइम के लिए शुक्राणु की गति को कम कर देता है ताकि वो थोड़ी देर सुरक्षित रह जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो काउपर ग्लैंड होती है उनका एक स्पेशल काम होता है। ये वीर्य बनाने में कोई इनकी रोल नहीं है। ये क्या करते हैं, इस मार्ग की सफाई करते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया मूत्र मार्ग की सफाई करते हैं, लुब्रिकेंट करते हैं, इनसे क्षारीय तरल स्रावित होता है। तो ग्लैंड्स वाला टॉपिक हमारा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पीनस की स्ट्रक्चर वगैरह हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।